हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। भाग्य सबका अलग अलग होता है। कोई गरीबी में रहता है, कोई के पास पैसे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं होता और उस गरीबी से तंग आकर एक दिन अपना घर छोड़कर कहीं रोटी की तलाश में कहीं दूसरे शहर में दूसरे गांव में चले जाते हैं। पर कभी कभी भाग्य उनका वहाँ भी साथ नहीं देता है और वहाँ आकर भी उनको वो रोटी नसीब नहीं होती जिस रोटी के लिए वो घर छोड़कर अपना माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर एक दूसरे शहर में दूसरे गांव में आ गए कि शायद यहाँ मुझे रोटी मिल जाए। पर पता नहीं भाग्य में क्या लिखा होता है। तो हमारी आज की कहानी इसी भाग्य के ऊपर है कि सबका अपना अलग अलग भाग्य होता है और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी लिखी है जैनेंद्र कुमार ने। श्री जैनेंद्र कुमार का जन्म अलीगढ़ जिले में कौड़ियागंज नामक कस्बे में सन 1905 में हुआ। जैनेंद्र की रचनाओं पर गांधीवाद का बहुत प्रभाव पड़ा। ये अहिंसावादी और दार्शनिक थे। मुख्य रूप से तो ये कहानीकार थे, पर इन्होंने निबंध, उपन्यास और संस्मरण भी लिखे हैं। सुनीता, सुखदा, मुक्तिबोध इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन प्रसिद्ध निबंध संग्रह तथा फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात दो चिड़िया, पाजेब इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनकी कहानियों में कहानी कला को नया आयाम मिला है जिसमें वर्णन और विवरण की अपेक्षा चिंतन और विश्लेषण की प्रधानता है। तो चलिए देखते हैं आज की जो हमारी कहानी है, अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। निरुद्देश्य मतलब जिसका कभी कभी हम जैसे विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम ऐसे बिना जस्ट घूम रहे थे, इधर से उधर इधर से इधर। उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि हमें कहाँ घूमना है। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरों घूम रहे थे। ये कहानी है कि हम नैनीताल में घूम रहे थे, जो लेखक है, और वहाँ की संध्या यानी शाम हो चुकी थी। शाम धीरे धीरे ढल रही थी और जब भाप से बादल हमारे सिरों को छूकर जब बादल थोड़ा नीचे आता है तो पहाड़ी क्षेत्रों में बादल कभी कभी आप में बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपके सर के ऊपर है और ऐसा लगता है जस्ट ये एक रुई का एक बड़ा सा गोला जैसा है। तो वही लेखक ने यहाँ पर बताया है कि वो शाम ऐसी थी और हमें ऐसा लग रहा था कि वो रुई के बादल से, रुई का बड़ा सा गोला सा और भाप जैसे से बने हुए बादल हमारे सिरों के बिल्कुल ऊपर से हमें छू कर इधर से उधर घूम रहे हैं। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर जरा अरुण पड़ जाते। क्योंकि शाम का टाइम था तो कहीं पर हल्का सा लाइट थी, कहीं पर थोड़ा सा अंधियारा था। तो उसी लाइट में, अंधियारे में कभी वो हमें ये बादल कभी नीले दिखाई देते, कभी सफ़ेद दिखाई देते। अगर सफ़ेद लाइट होती तो सफ़ेद दिखाई देते और कभी जरा अरुण पड़ जाते। अरुण का मतलब लाल। मे बी वहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी वो शाम का टाइम ऐसा होता है कि कभी वो चीज़ें, कभी कभी आसमान हमें लाल सा दिखाई देने लगता है, तो उसी में वो बादल भी लाल रंग के दिखाई देने लगते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। और ऐसा लगता है कि जैसे ये रंग बदल बदल कर बादल हमारे साथ खेल रहे हैं। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। लेखक अपने मित्र के साथ घूम रहे थे। उन्होंने कहा 5, 10, 15 मिनट हो गए, लेकिन लगता था कि जो उनका मित्र था उसका उठने का कोई इरादा नहीं था। वो जहाँ बैठे थे बड़े आराम से सुकून से बैठे थे। मैंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। एक मित्र ने कहा, चलो भाई उठो। अरे जरा उठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया मतलब कि जब उनको हाथ पकड़कर बैठने के लिए बोला और वो जोर से बैठ गए तो और चारा न रहा। उन्होंने भी उसको हाथ पकड़कर बैठा लिया। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और जरा बैठना भी जरा न था। सनक से मतलब कि
मतलब एक पागलपन सा था सवार कि बस यहाँ बैठे रहना है, और उसका कोई इलाज नहीं था। और ज़रा बैठना भी ज़रा न था, मतलब वो थोड़ी देर के लिए बैठना भी नहीं था, वो पता नहीं कब तक बैठना था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। जब लेखक वहाँ बैठा था अपने मित्र के साथ, तो बैठे बैठे बड़े परेशान से हो गए और कुढ़ रहे थे, मतलब मन ही मन में सोच रहे थे कि कब यहाँ से मैं उठूंगा। कि तभी उनके मित्र ने बोला, देखो वो क्या है। उनको कुछ दिखाई दिया। मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही दूर, हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। मैंने देखा, जब उन्होंने देखा कि देखो सामने, देखो कोई आ रहा है, तो एक पहाड़ी क्षेत्र में शाम के टाइम बड़ी जल्दी ऐसा लगता है कि कोहरा सा छा गया है। और वो कोहरे की सफ़ेदी में उन्हें लगा कि दूर से उसमें से जब कुछ निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई काली सी चीज़ निकल कर आ रही है। तो उन्होंने, वो एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। तो लेखक ने कहते, अरे होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। 3 गज की दूरी से उन्हें दिख गया कि ये तो जो आ रहा है वो एक लड़का है, और उसके बड़े बड़े बाल हैं और अपने बालों को खुजलाता हुआ आ रहा है। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। मतलब उसके शरीर पर सिर्फ एक मैली सी कमीज है। उसके पैरों में कोई चप्पल नहीं है, उसके सिर पर कोई टोपी नहीं है इतनी सर्दी में। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, और वह न जाने कहाँ जा रहा था। मतलब कि उसके पैर कहीं पड़ रहे थे और वो जा कहीं रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे कुछ होश नहीं है कि वो कहाँ चल रहा है, कहाँ जाना चाहता था। न दायां था न बायां था। तो समझ नहीं आ रहा था कि वो चल कैसे रहा है, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। तो पास की जो वो चौकी थी, वहाँ पर एक लालटेन टंगी हुई थी, और उस लालटेन से जो लाइट आ रही थी उससे पता चला कि ये एक 10 या 12 साल का लड़का है। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। वो, उसका रंग साफ दिखाई दे रहा था कि वो गोरे रंग का है, बट उसका वो जिस तरह का था लगता था कि मैल से काला हो गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी हैं। उसकी आंखें अच्छी थी, बड़ी बड़ी थी, बट उनमें लगता था बिल्कुल सूनापन है। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। एक 10-12 साल का लड़का, उसका माथा ऐसा लगता था जैसे अभी से उसके माथे पर बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ गई हैं। तो आगे का हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।